हाय हेलो एवरीवन। सो ईएमएस स्पेस से एक और हाई ग्रोथ प्लेयर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 का रिजल्ट हमने कवर किया था कंपनी का कुछ टाइम पहले। बहुत सॉलिड ग्रोथ था कंपनी का, ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूड है। 46% के आसपास का टॉप लाइन का ग्रोथ रिपोर्ट किया था कंपनी ने। सो ईपैक ने एक्चुअली टॉप लाइन के ग्रोथ में इनको आउट परफॉर्म किया था, बट जब आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मार्जिन भी इंप्रूव हुआ एंड कंपनी का जो बॉटम लाइन है उसमें भी 57% की ग्रोथ हमने देखी थी। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी को कंटिन्यूसली मिल रहा है। ईपैक का थोड़ा सा लॉस बढ़ गया था इस क्वार्टर में। लास्ट ईयर 6 करोड़ का लॉस था, इस साल 8.5 करोड़ का लॉस आया। रीजन उसका यही है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड कर चुका है अपने बिजनेस को अदर सेगमेंट्स के अंदर, जैसे उनका वॉशिंग मशीन का, एयर कूलर का, प्लास्टिक मोल्डिंग का, प्लस आपका सैनिटरी वेयर का, ये सारे बिजनेसेस हैं। ईपैक अभी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वो एक डिफरेंस है इन दोनों प्लेयर्स के बीच में। लेकिन ग्रोथ मोमेंटम अगर हम देखें तो दोनों बिजनेसेस का काफी अच्छा है। देन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर। एक तो इन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया। तो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई मैनेजमेंट गाइडेंस को रिवाइज करती है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है उसके स्टॉक के लिए, उसके बिजनेस के लिए। बिकॉज मार्केट से एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है उसको, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि मैनेजमेंट आगे का किस लेवल का डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा है। दूसरा, कंपनी ने ईवी सेगमेंट के अंदर एंटर किया है। सो स्पाइरो, जो कि अफ्रीका की एक बहुत बड़ी टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके साथ इनका टाई अप हुआ है। इंडिया में स्पाइरो पेनेट्रेट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। एंड क्विक कॉमर्स कंपनीज जो हैं, जैसे आपका बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है, स्विगी इंस्टामार्ट है, इन सारी कंपनीज के साथ में उनका डिस्कशन चल रहा है। तो वो जो राइडर्स होते हैं वहां पे अपना ये टू व्हीलर ईवी जो है वो सेल करने का प्लान है उनका। एंड इसका एक्सक्लूसिव जो मैन्युफैक्चरिंग जो राइट है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ में उनका डील हुआ है। सो इस पे भी बात करेंगे। प्लस आगे कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने अगले 2 क्वार्टर्स के लिए एक ऐसा गाइडेंस दिया है, क्या ऑर्डर का पाइपलाइन है एंड ओवरऑल कैसी डील है बिजनेस और स्टॉक के अंदर, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो कॉन कॉल में अगर हम देखें तो ग्रोथ मोमेंटम अगेन मैनेजमेंट कह रहा है कि कंटिन्यूड है हमारा पिछले काफी सारे क्वार्टर से। जो इनका प्रोडक्ट बिजनेस है, सो प्रोडक्ट बिजनेस में क्या क्या आता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का? एयर कंडीशनर आता है, आपका एयर कूलर आता है एंड आपका वॉशिंग मशीन आता है। अगर आप 3-4 साल पहले तक देखोगे तो इनका जो प्रोडक्ट बिजनेस था वो हार्डली 23-24% कॉन्ट्रीब्यूट करता था। अब हम देखते हैं कि 50% से भी ज्यादा जो सेल्स है कंपनी का वो इनके प्रोडक्ट बिजनेस से आता है। सो इसका इस क्वार्टर में भी बहुत सॉलिड ग्रोथ रहा। कंपनी का पैट ओवरऑल 57% पे ग्रो हुआ। देन सिर्फ एसी बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें 143% की ग्रोथ रही है इन 6 मंथ्स के अंदर, ये जो फर्स्ट हाफ अभी कंप्लीट हुआ है। मैनेजमेंट का कहना है कि ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है अगले आने वाले सीजन के लिए। एंड ओवरऑल हमारा फोकस इसी चीज के ऊपर है कि जो ग्रोथ मोमेंटम हमारा चल रहा है उसको और ज्यादा एक्सेलरेट कैसे किया जा सकता है। देन इन्होंने अभी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, वॉशिंग मशीन में, एसी में और आपका एयर कूलर में। तीनों प्रोडक्ट्स में इन्होंने नए नए वेरिएंट लॉन्च किए थे। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तीनों ही प्रोडक्ट्स को। प्लस कंपनी का फोकस है कि जितने भी ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उनमें जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो कॉस्ट लीडरशिप है कंपनी की, उसको मेंटेन किया जाए। सो जब हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लास्ट क्वार्टर में फर्स्ट टाइम ट्रैक किया था, इनका कॉन कॉल डिस्कस किया था, उसमें भी मैनेजमेंट ने एक तरीके से इस चीज को अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे हाईलाइट किया था। इनका कहना है कि इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत है। मतलब काफी सारे प्लेयर्स हैं जो एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड यहाँ पे जो बार्गेनिंग पावर है वो नेचुरली इन ओईएम्स के पास होती है। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं आपके वोल्टास, एलजी, आपका डाइकिन, इनके पास में बार्गेनिंग पावर है। तो जो प्लेयर, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास में कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वो ऑपरेशनली अपनी कॉस्ट को मेंटेन करके लो कॉस्ट पे अगर प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा पाएगा तो उसके पास में हमेशा एक एज रहेगा। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने लास्ट कॉन कॉल में भी इस चीज को कहा था कि हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव एज है। एंड अभी भी मैनेजमेंट कह रही है कि फर्दर हम जितने भी नए प्रोडक्ट्स कैटेगरीज लॉन्च कर रहे हैं, फोकस हमारा उसी चीज के ऊपर है कि हमारी जो कॉस्ट लीडरशिप है उसको हम मेंटेन करके चले। देन इनका कहना है जितने भी नए क्लाइंट्स या एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं हमारे पास में, उनके उनके तरफ से एग्जिस्टिंग बिजनेस आ रहा है, नया बिजनेस आ रहा है नए प्रोडक्ट्स को लेकर के। एंड उसी के बेसिस पे इन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया है। सो पहले इनका टारगेट था कि FY25 के अंदर कंपनी लगभग 42-4300 करोड़ का रेवेन्यू प्लान कर रही थी। उस गाइडेंस को रिवाइज करके अब इन्होंने 4850 करोड़ का गाइडेंस दिया है इस पूरे साल के लिए। तो अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ देखो तो पहले कंपनी 57% का ग्रोथ टारगेट कर रही थी, अब उसको बढ़ा करके 77% का ग्रोथ कर दिया है। सेम बॉटम लाइन पे भी अगर हम देखें तो पहले कंपनी का प्लान था 215-216 करोड़ का पैट करने का, अब उसको बढ़ा करके 250 करोड़ का पैट का टारगेट रखा है कंपनी ने।
तो जब भी आप देखते हो कि मैनेजमेंट का गाइडेंस इंक्रीज हुआ है, ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में वो बहुत सॉलिड डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड स्टॉक भी आप देखोगे कि मार्केट वैसे स्टॉक्स को बहुत हाईली रिवॉर्ड करता है। सो सिंपल सा कॉमन सेंस अगर हम लगाएं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, अगर मुझे किसी बिजनेस में रहना है तो डेफिनेटली इस कैटेगरी के बिजनेस में रहना है, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे ऑप्टिमिज्म हाई है, डिमांड एनवायरनमेंट बहुत सॉलिड है, मैनेजमेंट सुपर कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, इसीलिए वो गाइडेंस रिवाइज कर रहा है। रेदर देन कुछ वैसे बिजनेसेस जो हमने इस अर्निंग सीजन के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, लाइक उज्जीवन बैंक, एक्विटास, अरमान, सीए ग्रामीण, जिनका बिजनेस 3-4 क्वार्टर तक पहले अच्छा कर रहा था, बट अब हम देख रहे हैं ऑफकोर्स कि हर एक क्वार्टर में उनका परफॉर्मेंस नीचे जाता जा रहा है। रिकवरी कब आएगी, उनका एनपीए लेवल कब इंप्रूव होना स्टार्ट होगा, मैनेजमेंट को खुद भी क्लैरिटी नहीं है। सो वहां पे अगर हम बैट करें तो वो पूरा होप के ऊपर हम बैठे, हमको खुद क्लैरिटी नहीं है, मैनेजमेंट को क्लैरिटी नहीं है, जस्ट बिकॉज स्टॉक प्राइस आपका लो जाता जा रहा है तो उसको देख करके हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन अदरवाइज हमको पता है कि बिजनेस का जो डिमांड सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा खराब है वहां पे। तो ऐसे बिजनेसेस की अगर आप बात करोगे तो हमेशा आपको दिखेगा स्टॉक 52 वीक हाई पे है, लेकिन इनका वो जो हाई है स्टॉक का वो नया लगता रहेगा, बिकॉज बिजनेस में अर्निंग मोमेंटम है, बिजनेस में ग्रोथ है। सो वही कंपनी कह रही है कि इस ग्रोथ के साथ में इनका जो कैपेक्स का प्लान था 370-380 करोड़ का, वो भी बिल्कुल ऑन ट्रैक है। कंपनी ने फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ चैलेंजेस थे, जैसे हमने इनके रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि सप्लाई चेन को लेकर के कुछ चैलेंजेस है, स्टिल उसको मैनेज करते हुए और कमोडिटी के प्राइसेस में भी कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, जिसकी वजह से इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, चाहे वो एसी का हो, एयर कूलर का हो या वॉशिंग मशीन का हो, सबका एवरेज सेलिंग प्राइस घटा है, लेकिन स्टिल कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा आया, ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छा आया है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि वापस से हम इस चीज को रिट्रेट कर रहे हैं कि जो कोर फोकस है हमारा एज ए मैनेजमेंट, वो इसी चीज के ऊपर है कि कैसे हमारे जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं प्लस जो हम न्यू एसेट्स डेवलप कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, उसका पूरा पोटेंशियल ले, उसका पूरा यूज करें बिजनेस के अंदर, बिकॉज वहीं से आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है। पीएलआई आईटी हार्डवेयर के पीएलआई स्कीम को लेकर के बहुत बार डिस्कशन हुआ है, लास्ट कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया था। सो इनका कहना है कि अभी एक्चुअली गवर्नमेंट इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाई है कि जो भी आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बिकॉज जब तक आप इंपोर्ट पे एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तब तक आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है इन प्रोडक्ट्स का, जो अभी ओवरसीज कंट्री में हो रहा है, वो इंडिया में शिफ्ट नहीं होगा। तो अभी ग्राउंड लेवल पे कंपनी को कोई ऐसा ट्रैक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 26-28 ऐसी कंपनीज हैं जो आईटी हार्डवेयर के लिए वेट कर रही हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस उनके पास आ नहीं रहा है, बिकॉज इंपोर्ट को अभी तक रिस्ट्रिक्ट करने में जो गवर्नमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कहना है कि हम खुद भी गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर एंड फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे इसके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। देन टीवी वाला बिजनेस भी है इनका। सो टीवी में इनका आप कॉम्पिटिटर देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक तरीके का एक कॉम्पिटिटर बोल सकते हो, लेकिन डिक्सन का बेस बहुत हाई है टीवी का, इनका बेस बहुत छोटा है, मेन बिजनेस इनका एसी वगैरह का ही है। तो लेकिन इसमें ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है और मैनेजमेंट कह रहा है कि FY26 में भी हमको कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ मोमेंटम हमारा कंटिन्यू रहेगा। प्लस एसी वाले बिजनेस में भी मैनेजमेंट कह रही है कि एटलीस्ट मार्च तक के लिए तो हम सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि वहां पे भी ग्रोथ अच्छी रहेगी, बिकॉज ऑर्डर जो है वो हमारे पास बहुत अच्छे हैं, डिमांड की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। मार्च के बाद ये डिपेंड करेगा कि मॉनसून किस तरीके से पैन आउट होता है। जैसे अगर आप लास्ट कैलेंडर ईयर देखोगे 2023 में, तो आपका जो मॉनसून है वो काफी अर्ली आ गया था, जिसकी वजह से जितनी भी कंपनीज है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गई या आपके जो रिटेलर्स भी हैं, उनका Q1 Q2 इतना अच्छा नहीं गया था लास्ट ईयर, बिकॉज मॉनसून की वजह से ये सारा सेल्स इंपैक्ट हुआ था। इसीलिए आप देखोगे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो एसी का सेल है वो ऑलमोस्ट 200% पे ग्रो कर रहा है, बिकॉज इनका लास्ट ईयर का बेस काफी लो था। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि मार्च तक का तो हमारे पास ऑर्डर विजिबिलिटी है कि तब तक ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद ये डिपेंड करता है कि मॉनसून किस तरीके से प्ले आउट होता है। देन कंपनी का कहना है कि Q2 में अगर आप एसी का बिजनेस देखो तो 212% से ग्रो हुआ, वॉशिंग मशीन कंपनी के लिए 23% पे ग्रो हुआ, और जो एयर कूलर वाला बिजनेस है उसमें 191% की ग्रोथ रही है। देन प्लास्टिक मोल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिवीजन भी है इनका, उसमें भी ग्रोथ वगैरह काफी अच्छी रही है, ऑलमोस्ट 44% की ग्रोथ रही है उसमें। बट मैनेजमेंट कह रहा है कि आगे चल के इस वाले बिजनेस से हम 20% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये 40% का ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है इन बिजनेसेस के लिए। देन सेकंड क्वार्टर में पूरा एसी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 35-40% पे ग्रो किया है। ईपैक्ट ने भी, मैनेजमेंट ने भी इसी ग्रोथ रेट को एक तरीके से वैलिडेट करा था। कंपनी कह रही है कि हमारे लिए सेकंड क्वार्टर का बेस काफी लो था लास्ट ईयर का, इसीलिए आपको इतना हाई ग्रोथ नंबर दिख रहा है, वही जो हमने अभी डिस्कस किया।
मार्जिन्स पे मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि सेम रहेगा मार्जिन, मतलब मार्जिन में कुछ खास चेंज आएगा नहीं, बिकॉज कमोडिटी में जब प्राइसेस वगैरह चेंज होते भी हैं तो हम वो पास ऑन कर देते हैं अपने कस्टमर्स को। देन इलेक्ट्रॉनिक वाला जो इनका बिजनेस है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो केन्स टेक्नोलॉजी करता है, सो कंपनी कह रही है कि इसमें मार्जिन काफी लो हैं लेकिन ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है, 700% के आसपास का ग्रोथ है इसके अंदर। देन कंपनी का जो कैपेक्स है 380 करोड़ का, उसमें से कंपनी 165 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए। और ये सारा किसमें कर रही है? एसी के लिए, आपका वॉशिंग मशीन के लिए, एंड आपका एयर कूलर के लिए। बाकी का जो 185 करोड़ है वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी लैंड एक्विजिशन के ऊपर, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारा बिल्ड करने के लिए, मतलब जो आप इंफ्रा बेसिकली बिल्ड करोगे। एंड आपका जो रिमेनिंग 20 करोड़ है वो कंपनी अपने नॉर्मल जो आपका मेंटेनेंस कैपेक्स हो गया, प्लस इनका जो सैनिटरी वेयर वाला डिवीजन है उस पर इन्वेस्ट करने का प्लान है। देन आईटी हार्डवेयर पे अगेन कंपनी कह रही है कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग का भी जो डिस्कशन चल रहा है इंडस्ट्री में, उसमें भी कुछ खास ट्रैक्शन अभी देखने को मिला नहीं है ग्राउंड लेवल पे। रीजन इसका वही है कि अभी तक इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने में एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही है गवर्नमेंट। वो जब तक नहीं हो जाता तब तक आईटी हार्डवेयर पे हम कुछ खास ट्रैक्शन देख नहीं सकते। क्यूआईपी का अनाउंस किया इन्होंने, सो लगभग 1500 करोड़ के आसपास का क्यूआईपी रेज कर रही, फंड रेज कर रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आई थिंक लास्ट ईयर भी इन्होंने अगस्त सितंबर के आसपास 500 करोड़ का क्यूआईपी लाया था। सो कंपनी कह रही कि ये जो हम 1500 करोड़ का क्यूआईपी ला रहे हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ बहुत सारी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उनमें हमको कैपेक्स करने का रिक्वायरमेंट रहेगा, प्लस फर्दर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके लिए हम ये 1500 करोड़ रेज कर रहे हैं। इनमें से एक तो अभी हमने देख लिया, जो स्पायरो के साथ में इनकी डील हुई है। सो एक वो एंटर रहा है कंपनी का ईवी सेगमेंट के अंदर। ऑल दो अभी इनिशियली उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, लगभग 30-40 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कैपेक्स करने वाली है कंपनी उसमें। लेकिन इसके अलावा कंपनी कह रही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है, जैसे इनका एसी का बिजनेस है, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, ये जो इनका मेन कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर है, उसी में और न्यू कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं ये। प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर भी फोकस रहेगा, जैसे हमने ई पैक के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि इस इंडस्ट्री में अभी भी 50-55% जो डिपेंडेंसी है कंपोनेंट्स के, रॉ मटेरियल्स को लेकर के, वो इंपोर्ट के ऊपर है। तो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अपॉर्चुनिटी को भी कंपनी एक्सप्लोर कर सकती है, और साथ में कुछ न्यू कैटेगरीज को भी कंपनी इवेल्युएट कर रही है यहाँ पे। देन मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो भी हम कैपिटल एलोकेशन करेंगे, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हम एंटर करेंगे, एक चीज के लिए शेयर होल्डर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो बिल्कुल अश्योर रह सकते हैं कि हमारा कैपिटल एलोकेशन जो हमने अपने लिए इंटरनली जो टारगेट सेट किए हैं, आरओसी को लेकर के, आरओई को लेकर के, उसी के बेसिस पे होगा। सो हम कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर एंटर नहीं करेंगे जिसमें जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपैरिजन में बहुत एवरेज हो। मतलब हमारा इंटरनल टारगेट सेट है कि एटलीस्ट 20% के आसपास का आरओसी हमको जनरेट करना है, चाहे हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एंटर करें। मार्जिन ऑफकोर्स आपका हर एक प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपका मार्जिन कम है तो आपका एसेट टर्न ज्यादा होना चाहिए। तो उस पर हमारा फोकस है, कोर फोकस ये है कि किसी भी प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर हम एंटर करेंगे, आरओसी हमारा 20% के आसपास ही रहेगा। देन पैट का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है 250 करोड़ का, सो मैनेजमेंट कह रही है कि इसमें से 105 करोड़ हमने ऑलरेडी कर दिया है, फर्स्ट हाफ के अंदर कर दिया है। अब जो रिमेनिंग 145 करोड़ है, उसमें से 24 से 25 करोड़ हमको पीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। सो 24-25 करोड़ आपको पीएलआई का आ गया, यानी कि टेक्निकली इनको सिर्फ 120 करोड़ के आसपास का करना है। और ये जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर होता है, ये सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है कंपनी के लिए। सो बहुत कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत हाई चांस है कि अपने 250 करोड़ के पैट के गाइडेंस को भी कंपनी ओवर अचीव कर ले। सो उसमें बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है। देन ये जो क्यूआईपी रेस कर रहे हैं, ये आईटी हार्डवेयर वाले प्रोडक्ट्स को लेकर भी नहीं है। कंपनी कह रही है कि जब तक वहां पे हमको गवर्नमेंट की तरफ से एक रिस्पांस नहीं मिल जाता कि आईटी के इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन पे कंट्रोल कर लिया है, तब तक हम अपने लेवल से कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को लेकर के। हाँ, हम साइड बाय साइड अपने लिए एक कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, सो दैट कि जब भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको हम अच्छे से लिवरेज कर पाएं। लेकिन अभी इनिशियली कोई बहुत बड़ा हम स्पेसिफिकली आईटी हार्डवेयर सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ये 1500 करोड़ का, यही जो हमारा कोर बिजनेस है, उसी में न्यू कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर रही है कंपनी। देन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को लेकर के कंपनी का कहना है कि हमेशा से हाई रहा है, अभी भी बहुत हाई है। और जो इन्होंने अपने रिजल्ट में भी बोला था कि एसी बिजनेस में सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कंपनी का कहना है कि सप्लाई चेन में एसी बिजनेस में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं अभी करंटली,
लेकिन एक जो आपको प्रॉब्लम दिखेगा जो अभी ये जो सेकंड हाफ चल रहा है इस टाइम में, एंड देन नेक्स्ट ईयर ये थोड़ा सा और बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, वो सप्लाई चेन को लेकर के है। कंपनी का कहना है कि ये हर एक प्लेयर के जो ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज वहां पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लेयर कैसे टैकल करता है सप्लाई चेन के इशू को। देन कंप्रेसर जो है वो अभी भी इनका कहना है कि इंपोर्ट ही किया जाता है, ऑल्दो इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लोकली लेवल पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है, बट स्टिल 90% जो डिपेंडेंसी है हमारी कंप्रेसर को लेकर के वो अभी इंपोर्ट के ऊपर ही है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कहना है कि हम इंटरनली भी इस अपॉर्चुनिटी को एवेल्युएट कर रहे हैं, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इमीडिएटली हम इसमें एंटर करें। देन कंपनी का कहना है कि डेट जो हमारा 238 करोड़ के आसपास है तो उसको रीपे करने का कोई प्लान नहीं है अभी, एंड टेक्निकली होना भी नहीं चाहिए बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में कंपनी अभी चल रही है। सो इनका कहना है कि इस जर्नी में अगर हमको थोड़ा बहुत जो फंडिंग है वो डेट के थ्रू करना भी पड़ रहा है तो हम उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, जब तक डेट टू इक्विटी या डेट टू इबिट्टा ये हमारे लिमिट के अंडर है, जो हमने अपने लिए लिमिट सेट किया हुआ है उसके अगर अंडर है तो हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमको अभी डेट रीपे करने के लिए। देन ये जो सप्लाई चेन का इशू है इसमें मैनेजमेंट कह रही है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हमने जो हमारे लिए गाइडेंस दिया है उसको हम बहुत कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे, बिकॉज हमने पहले से ही ये जो भी बेसिक रॉ मटेरियल है जो क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे बिजनेस के लिए उसको हमने पहले से बिल्डअप कर लिया है, इसीलिए आपको दिखेगा कि इनका इन्वेंट्री लेवल हाई है मार्च के कंपैरिजन में, और डेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बिकॉज इन्होंने इन्वेंट्री पहले से बिल्डअप कर ली है, क्योंकि ये नवंबर एंड और दिसंबर से इनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाता है एसी का जो मेन बिजनेस है इनका। तो कंपनी कह रही है कि हमारे बिजनेस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है इंडस्ट्री में, बिकॉज गवर्नमेंट ने कुछ क्वालिटी एक्सपेक्ट को लेकर के सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दी है, जैसे बीआईएस सर्टिफिकेशन उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, जितनी भी कंपोनेंट फैक्ट्रीज हैं जो इंडिया में इंपोर्ट करती हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। अब इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं कंपोनेंट फैक्ट्रीज में उनका सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो चुका है और अब जो उनको रिन्यू कराना है उसमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। सो कंपनी कह रही है कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर बनता जा रहा है इस इंडस्ट्री के लिए, ये अभी सेकेंड हाफ में भी रहेगा, देन नेक्स्ट ईयर भी आप देखोगे कि काफी सारे प्लेयर्स को ये इंपैक्ट कर सकता है। देन एसी बिजनेस में कंपनी कह रही है कि मार्केट शेयर गेन हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, पिछले 1.5-2 साल में हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड किया है, सो उनसे हमको फ्रेश ऑर्डर भी आ रहा है, प्लस जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका भी अदर प्रोडक्ट कैटेगरी का भी हमको लगातार ऑर्डर आता जा रहा है। लास्टली अगर हम देखें तो कंपनी का कहना है कि एक जो ईपैक ने भी बोला था अपने कॉन कॉल में कि एक बड़ा प्लेयर है इंडस्ट्री में जो खुद का कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, ये हमने भी सुना है, बट जिस तरीके की डिमांड विजिबिलिटी है ऑर्डर बुक है हमारे पास, हमारा कंसर्न इसका बिल्कुल अपोजिट है। सो बेसिकली इन्होंने अपने एसी बिजनेस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 50% कैपेसिटी को और बढ़ाया है। स्टिल कंपनी का कहना है कि हमारा कंसर्न ये है कि जिस तरीके की डिमांड है हमको लग रहा है कि हमारी कैपेसिटी शॉर्ट पड़ जाएगी वहां पे सप्लाई साइड पे, तो ग्रोथ वाइज हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो गाइडेंस है उसको इजीली अचीव कर लेंगे। सो ये पूरा कॉन कॉल था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। अब जो इनका वो ईवी वाला जो पार्ट है उस पर अगर हम बात करें तो स्पाइरो के साथ में इनकी डील हुई है, कंपनी का कहना है कि लगभग 30 से 40 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, बिकॉज इसमें जो भी चीजें ये असेंबल करेंगे वो सारा कुछ इंपोर्ट करेगी कंपनी, मतलब लोकल वैल्यू एडिशन अगर आप देखोगे तो हार्डली 20% के आसपास रहेगा। देन मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 2 साल के अंदर हमारा प्लान है कि इस वैल्यू एडिशन को 20% से बढ़ाकर 40-45% तक लेके जाया जाए, एंड रेवेन्यू का गाइडेंस इन्होंने बहुत एग्रेसिव दिया है, इनका कहना है कि 2 साल में इस वाले डिवीजन से हमारा टारगेट है कि 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे ये स्पाइरो वाले डील से। तो मतलब अगर आप देखो 30-40 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और 500 करोड़ का रेवेन्यू का प्लान है इनका सेकेंड ईयर के अंदर, तो मतलब एसेट टर्न ऑलमोस्ट 10 टाइम कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। लो मार्जिन बिजनेस रहेगा लेकिन एसेट टर्न हाई रहेगा, इसीलिए कंपनी ने बोला कि आरओसी भी आप देखोगे तो 20-25% का जो हमारा इंटरनल टारगेट रहता है उसी के अंडर रहेगा। सो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। नेक्स्ट ईयर FY26 के फर्स्ट क्वार्टर से इसका कंपनी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करेगी। इनिशियली इन्वेस्टमेंट कम रहेगा लेकिन वही अगले 2 साल में इनका प्लान है कि और इसको रैपअप करेंगे, और ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड करेगी कंपनी। प्लस जो पूरा ईवी वैल्यू चेन देख रहे हो आप उसमें भी एक तरीके से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को ये एंट्री दिलाएगा, और ज्यादा डील्स कंपनी के पास में आ सकती है, एंड जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उसमें तो कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छा कर रही है। सो ये पूरा कॉन कॉल एनालिसिस था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। रिजल्ट बहुत सॉलिड है, आगे का गाइडेंस हमको समझ में आता है कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस मोमेंटम को लेकर के।
अपॉर्चुनिटी या डील वाइज अगर हम बात करें तो स्टॉक आपको दिखेगा कि इनका 102 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। बट जो इन्होंने गाइडेंस दिया है FY25 का 250 करोड़ के पैट का, अगर हम उसके बेसिस पे देखें तो इनका जो फॉरवर्ड पी है FY25 का वो 77-78 का निकल करके आता है। प्लस उसके साथ में अगर आप देखोगे बिजनेस 70-80% पे ग्रो कर रहा है और मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले 4-5 साल तक हम 25-30% पे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ एक्सपेक्टेड 30-40% पे चलेगा। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो एक छोटा प्लेयर है, 25-30% का ग्रोथ कंपनी बहुत इजीली मेंटेन कर सकती है। तो वहां पे अगर आप इनका पैग रेशियो देखोगे सो ऑलमोस्ट 1 या उससे भी नीचे का पैग रेशियो निकल करके आता है। तो देखने में पी हमको जरूर 70-78 का लगता है, बट जब आप इनका ग्रोथ मोमेंटम देखोगे, आगे का स्कोप देखोगे, तो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल लगते हैं कंपनी के। ईएमएस स्पेस के अंदर एक बहुत सॉलिड बैट है, ऑफ कोर्स ईपैक भी है आपका, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी है, बिकॉज इनके पीयर्स अगर आप देखो तो वो ऑलरेडी 150-200 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। इनका ग्रोथ रेट भी उनसे अच्छा है, आगे का गाइडेंस भी सॉलिड है, कंपनी नए कैटेगरीज के अंदर लगातार एंटर करती जा रही है। सो एक डिसेंट बेट लगता है स्पेस के अंदर। पर्सनली अगर मुझे प्रेफर करना हो तो आई मीन अगर पोर्टफोलियो अलाउ करे तो मैं दोनों बिजनेसेस को प्रेफर करूंगा, बिकॉज इंडस्ट्री का ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है एंड दोनों बिजनेसेस ने बहुत सॉलिड गाइडेंस दिया है आगे का। अब डिपेंड करता है कि अगर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूं तो पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट पे थोड़ा ज्यादा बेट कर सकता हूं, या अगर थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हूं तो ईपैक पे थोड़ा सा ज्यादा बेट कर सकता हूं, बट दोनों बहुत डिसेंट बेट है। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे इनका, बाकी अदर कंपनीज का भी कॉन कॉल डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।